जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और उनका प्री बोर्ड या बोर्ड का फाइनल टर्म का एग्जाम है, उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम आपका जो डीओई का सैम्पल पेपर रिलीज किया गया था, आज हम इस वाले पेपर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आज हम सेक्शन ए और बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो आपका पेपर आएगा ये 80 मार्क्स का रहेगा और सेशन 2024 से 25 वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। और बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को देख लेना। और सेक्शन ए और बी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और अगली वीडियो में आपको सेक्शन सी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके अगली में सेक्शन डी एंड देन ई। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी वीडियोस का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला हुआ है द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 4x। तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स 4x का जो यहाँ पर डोमेन है ना, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x का जो यहाँ पर डोमेन होता है, इसका जो डोमेन है वो होता है हमारे पास -1 से लेकर +1 तक। और यहाँ पर जब x है तो ये डोमेन है। अगर यहाँ पर मैं 4x कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 4x कर दूं तो इसका क्या डोमेन होगा? तो यहाँ पर से जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/4 एंड यहाँ पर आ जाएगा +1/4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर से x की रेंज पूछूं तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ये होगा हमारे पास -0.25 से लेकर +0.25 तक। ठीक है, तो यहाँ पर से इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? इसकी जो डोमेन होगी वो हो जाएगी हमारे पास, इसकी डोमेन मिल रही होगी कितनी? -0.25 से लेकर +0.25 तक। और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि आपका इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो इस प्रकार से डिफाइन की गई है और ये बोला गया है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो ए का ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है। अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा। तो इसका यूज करेंगे क्योंकि ये बोला गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कि इस वाले कॉलम को रो में बदल दो और इस वाले कॉलम को सेकंड रो में बदल दो। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan 3k - 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2k + 5। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस वाले कॉलम को हम रो में बदल रहे हैं, फर्स्ट वाली, और इस वाले कॉलम को सेकंड रो में बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास k + में 5 और ये बराबर हो जाएगा किसके? ए मैट्रिक्स के। और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 10, 2k + 5 और यहाँ पर है हमारे पास 3k - 3 और यहाँ पर है k + 5। ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स में एक इक्वालिटी पढ़ा होगा कि जब कभी भी इस प्रकार से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ पर से इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर से 3k - 3 और यहाँ पर से 2k + 5 जो है आपस में इक्वल होंगे। तो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k + 5। तो अगर मैं यहाँ पर से k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3k - 2k हो जाएगा इज इक्वल टू 5 + 3 हो गया हमारे पास 8 और k की वैल्यू मिल रही होगी हमें यहाँ पर से 8। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी उठा सकते हैं यहाँ पर से 3k - 3 और इज इक्वल टू 2k + 5। तो यहाँ पर से भी आपकी वैल्यू क्या आएगी? 8 ही आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए और यहाँ पर a + a का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चलेंगे। यहाँ पर a + a का ट्रांसपोज जो है i के बराबर यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बोला हुआ है। तो यहाँ पर से a है हमारे पास cos अल्फा - sin अल्फा और ये हो गया मेरे पास sin अल्फा और ये हो गया मेरे पास cos अल्फा प्लस में a का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास मिल रहा होगा cos अल्फा
यहाँ पर जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको हम फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में चेंज कर देंगे। देन दिस इज कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल टू है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो कॉज अल्फा टू कॉज अल्फा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं मैट्रिक्स में। और साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा मेरे पास 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और ये हो गया कॉज अल्फा टू कॉज अल्फा इज इक्वल टू आई। अब यहां पर आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं जो कि होता है मेरे पास 1 1 और ये 0 0। ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 होंगे और बाकी सारे के सारे हमारे पास 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ये इस वाले 2 कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो हमारे पास 2 कॉस अल्फा है वो हमारे पास 1 के बराबर हो गया। और अगर मैं यहाँ पर से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ रही होगी मेरे पास 1/2। अब कॉस के अंदर किस एंगल पर जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 60 डिग्री पे, जब अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो हमारे पास कॉस जो है वो 1/2 वैल्यू देता है। ठीक है, और यहाँ पर से हमें फाइंड करना था tan अल्फा, तो tan 60 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जो कि होता है √3। ठीक है, √3 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ पर बोला हुआ है कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो ये वाला फंक्शन है ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि f ऑफ x की यहाँ पर जो वैल्यू है वो इस प्रकार से डिफाइंड है और यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास जो लिमिट है, जब x टेंडिंग टू यहाँ पर 0 माइनस होता है फंक्शन में, तो ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पर ये भी फंक्शन के लिए होता है और ये भी इक्वल होना चाहिए किसके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर है हमारे पास फंक्शन, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर से जब x बराबर नहीं है यानी कि x माइनस एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस और 0 प्लस, तो इन दोनों को आपस में हम इक्वल कर देंगे और यहाँ पर इसको कंपेयर कर लेंगे k से, तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन लेते हैं अंडर रूट में 4 प्लस में x माइनस में 2 डिवाइड बाय में x। अब कहीं पे भी रूट आ जाता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ हिंट करनी चाहिए, वो है आपके पास क्या, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस में x माइनस में 4 डिवाइड बाय x इंटू अंडर रूट 4 प्लस में x प्लस में 2। यानी कि हमने क्या किया है, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ, और 4 से -4 कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा मेरे पास x डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर बच गया मेरे पास अंडर रूट में 4 प्लस में x प्लस में 2, और यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर से x भी कट गया और ये 0 टेंड कर रही है, तो मतलब x को 0 कर दो एग्जैक्टली। तो यहाँ पर है हमारे पास अंडर रूट में 4 जो कि होता है मेरे पास 2 प्लस में 2, तो ये आ गया मेरे पास 1/4। तो यहाँ पर से जो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x है उसके लिए हमारे पास k डिफाइंड है, तो k किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के। तो यहाँ पर से 1/4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि यहाँ पर जो पी क्यू और पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, पी क्यू एंड पी क्यू आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x2, और यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि ये जो 3x2 है ये हमारे पास p का ऑर्डर है, ये p का ऑर्डर है 3x2, और जो q है उसका जो ऑर्डर है वो है हमारे पास a×b, और pq का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 3x4 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स q। तो यहाँ पर q मैट्रिक्स में आपको जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं।
अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये P और Q का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये PQ कैसे बनेगा, ये तभी पॉसिबल है इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब यहाँ पर P का जो यहाँ पर ऑर्डर है, मान लो इस P का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर A क्रॉस B है, और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है Q का वो यहाँ पर B क्रॉस C है। जब इसका जो यहाँ पर ये वाला जो सेकंड है, यहाँ पर सेकंड वाला जो ये नंबर है B, और इसका जो फर्स्ट वाला जो नंबर है, ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी इन दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो फाइनली इसका जो यहाँ पर PQ का जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, A क्रॉस C। ठीक है, A क्रॉस C। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जो PQ और PQ है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर B और ये वाला B आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब P का जो यहाँ पर ऑर्डर है वो है हमारे पास 3 क्रॉस 2, और यहाँ पर Q का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास A क्रॉस B। ठीक है, और ये है हमारे पास PQ, इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 4। तो मतलब यहाँ पर इसका अगर मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो मतलब 2 को A के बराबर होना पड़ेगा, तो 2 जो है हमारे पास A के बराबर आ गया, और यहाँ पर 3 क्रॉस B हमारे पास इसके बराबर होगा 3 इंटू 4 के, मतलब 3 क्रॉस 4 के। तो मतलब B की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 दिख रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन Q, तो Q का जो यहाँ पर ऑर्डर था वो है हमारे पास A क्रॉस B हमारे पास किसका ऑर्डर है, Q का। तो मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितना इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 4 इंटू 2 जो कि हो जाएगा मेरे पास 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन Q मैट्रिक्स। 6th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूटी यानी कि इसको ये देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। एक तो आपको कॉन्टिन्यूस देखना है और एक आपको डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको चेक करना है एट x इजिकल टू 1 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस है फंक्शन में, वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एक डेफिनेशन है। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 माइनस के लिए सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ पर ये वाला सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन की जगह पे हो जाएगा x मॉड x। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर से ये एक मॉड फंक्शन है, यानी कि इसके ऊपर एक मॉडुलस लगा है। तो इसके अंदर से जो भी क्वांटिटी आएगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर से ये क्या लिखा हुआ है कि x जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 माइनस, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू है। यहाँ पर नंबर लाइन की मदद से समझते हैं। अगर ये हमारे पास 0 है तो इससे हल्का सा आगे, इससे हल्का सा पीछे, 0 के हल्का सा पीछे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 0 माइनस वाली होगी। और 0 से हल्का सा आगे हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 प्लस वाली वैल्यू होगी। तो मतलब यहाँ पर जो है आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। तो मतलब नेगेटिव के लिए तो हमें एक नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो मतलब यहाँ पर हमें जो भी क्वांटिटी मिलेगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो एक हम नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये आ जाएगा मेरे पास x इंटू माइनस का x। एक नेगेटिव हमने इसको दे दिया क्योंकि हमें पता लग रहा था कि यहाँ पर से जो क्वांटिटी आने वाली है 0 माइनस वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस,
यहाँ पर से ये हो जाएगा मेरे पास -x², ठीक है। और जैसे ही हम इसके अंदर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर से हमें ओवरऑल आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाले के लिए चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ पर f(x), तो सिंपल लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ पर है हमारे पास f(x) की जगह पे आ जाएगा x mod x, ठीक है। तो यहाँ पर से भी हमारे पास सेम क्वांटिटी आएगी, 0 ही आएगा। और यहाँ पर से जो हमारे पास ये दोनों है वो आपस में इक्वल हो गए हैं। अब हमें बस इसके लिए चेक करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर f(x) के लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो x mod x, यहाँ पर ये तो एग्जैक्टली 0 है, तो मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² और यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 0 आ जाएगा। तो मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है। अब डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक करनी है। अब इसकी जो है ना एक बार डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर से मैं यहाँ पर इनको ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको दोनों में समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले LHD निकाल लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा मेरे पास f ऑफ f डैश और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस h, ठीक है, जो कि हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a और डिवाइड बाय में हो जाएगा f ऑफ माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास LHD। ऐसे ही हमारे पास एक RHD होगा, ठीक है, RHD, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस में h, जो कि हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर f ऑफ a प्लस में h और माइनस में f ऑफ a और a यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है x एट x इजिकल टू 0, यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में h, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। a माइनस एच की जगह पे आप अब समझ गए हैं, अगर a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर माइनस h रखना है, ठीक है। a माइनस एच की वैल्यू अब माइनस h है। तो यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास, अगर ये माइनस h है, f के अंदर क्या रखना है, माइनस h रखना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस h यहाँ रखेंगे और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस h को कर देगा प्लस h, तो मतलब माइनस h² हो जाएगा। और f ऑफ a यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर से 0 होगी, ठीक है, और डिवाइड बाय माइनस में h, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, प्लस का h मिल रहा होगा, ठीक है। और h कहाँ पे टेंड कर रहा है, 0 पर, तो मतलब फाइनली ये हमारे पास 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर RHD की बात करूँ तो यहाँ पर यह है हमारे पास f ऑफ a प्लस में h, तो मतलब ओवरऑल हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू देनी होगी, यहाँ पर हमें यहाँ पर a प्लस में h यानी कि a प्लस में h यानी कि a की वैल्यू तो 0 है, तो मतलब यहाँ पे हमें h पुट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम h पुट करेंगे, h और यहाँ पर भी h, तो मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको हम बाहर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास h² माइनस में f ऑफ a हो जाएगा 0 डिवाइड बाय h, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास h² डिवाइड बाय h, जो कि हो जाएगा मेरे पास h, और h कहाँ पे टेंड कर रहा है, 0 पर। तो मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है एट x इजिकल टू 0। ये जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। अगर हमारे पास LHD और RHD इक्वल हो जाते हैं तो मतलब ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं और यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है,
ठीक है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट आवर एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं -2 to 3, और ऐसे ही यहाँ पर भी फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स क्यूब बाय 3, और ये 0 से लेकर 2 तक। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, और ये 2 से लेकर 3 तक। अब सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमें के की वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पर बता देंगे। 1/3 यहाँ पर से भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर से भी कॉमन मिल रहा है, तो 1/3 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, इसको भी यहाँ पर से हटा देते हैं, ठीक है। और 3 की पावर 3 27 होता है, माइनस में 2 की पावर -2 की पावर 3 जो कि होता है मेरे पास -8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 -0 इंटू में के, प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 3 -2 की पावर 3, ये हो जाएगा मेरे पास 27 + 8 इज इक्वल टू 8 के, प्लस में 27 - 8, ठीक है। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27, 8 और 8 16, और इसको भी डिवाइड में भेज देते हैं। ये यहाँ पर से के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो मतलब 2 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। जो के की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगला जो हमारे पास 8th क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है। इस साल के ये बोर्ड के पेपर में आया था, 2024 के ये बोर्ड के पेपर आया था सीबीएसई में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, और ये यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स का, और विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, और नीचे वाले को भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही लिख दिया, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x, और साइन एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन कॉज एक्स डिवाइड बाय कॉज एक्स का हमारे पास आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ये होता है आपके पास -sin x। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरे पास माइनस का 2 टाइम्स कॉज एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉज एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, यही आपके पास राइट आंसर है। अगला है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to π/2 एंड साइन की पावर जो है हमारे पास क्या है 2025, और ये है हमारे पास x, माइनस में कॉस की पावर 2025, और यहाँ पे है हमारे पास x, इसको मान लिया मेरे पास i के बराबर, ठीक है। अब i इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इसके बराबर है तो क्या मैं यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। किंग्स प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि किंग्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, कि जब कभी भी आपके पास इस प्रकार से फंक्शन दिया हो, यहाँ पर a हो और यहाँ पर f(x) dx लिखा हो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 से लेकर a f ऑफ इन दोनों का एडिशन a + 0, और यहाँ पर जो भी आपके पास लिखा हुआ है उसका सब्ट्रैक्शन इनटू में dx इज योर किंग्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर से एग्जैक्टली यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा साइन की पावर 2025, और x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा π/2 -x, ठीक है। इस पूरे की पावर कितनी है 2025, माइनस में एग्जैक्टली यहाँ पर भी कॉस की पावर कितनी हो जाएगी 2025, और इसके अंदर जो एंगल होगा वो हो जाएगा π/2 -x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 - थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 2025x माइनस कॉस 90 - थीटा इज नथिंग बट आवर साइन थीटा 2025x, ये होगा मेरे पास dx 0 से लेकर π/2। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये हो गई। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के i प्लस आई 2i, और ये हो गया मेरे पास cos की पावर 2025 से ये कट जाएगा क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो मतलब ओवरऑल 0 मिल रहा होगा। तो यहाँ पर से i की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही होगी, 0। टेंथ क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यहाँ पर y की हमारे पास जो यहाँ पर डोमेन है वो हमें यहाँ पर बता रखी है कि y जो है यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले dy/dx का जो कोफिशिएंट है ना वो अभी 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसी का डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है ना इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना जो आपके समरे पर रिलीज किया गया था ना डीओ के द्वारा, उसमें भी यही प्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पे हम x लिख लेते हैं, dx बाय dy कर देते हैं, क्योंकि अगर ये उस टाइप से रहेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन बना है ना ये x का बनना चाहिए, बट ये y का बना है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा बन रहा है। तो इसको हम हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, dx बाय dy कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। dx बाय dy कर देते हैं यहाँ पर भी। अब ये पूरा को जो क्वेश्चन है ये सही हो गया है, आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी है, और ये ऐसे ही है, dx बाय dy है। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर है हमारे पास dx बाय dy प्लस में y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर x है, और इस प्रकार से यहाँ पर है। तो यहाँ पर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। e की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dy। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम और भी कर लेते हैं, यहाँ पर -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही नीचे वाले को हम क्या लेंगे, जैसे हम नीचे वाले को हम t लेते हैं तो ऊपर वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका dt बन जाएगा। ये होगा मेरे पास dt, और ये हमने इसको मान लिया यहाँ पर t। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर -1/2, ये हो जाएगा मेरे पास log t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो यहाँ पर से e की पावर log, अब प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको हम इसके पावर में लगा देते हैं, log t की पावर -1/2, और यहाँ पर इसकी भी बेस e है, log का भी बेस e है, ये भी e है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर t और e जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास t की पावर -1/2 और log ऑफ e, और ये e, तो इसकी वैल्यू तो हो गई यहाँ पर 1, और ये हो गया मेरे पास t की पावर -1, और t था हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर -1/2 है, तो मतलब एक रूट लग जाएगा। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये छोटा सा करेक्शन था जो आपको यहाँ पर करना है, बाकी इस क्वेश्चन जो है स्मूथली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 11th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करना है। तो आपको साफ दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, और ऊपर वाली हमारी कौन सी फॉर्म थी, ये लीनियर वाली फॉर्म थी। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल आप जानते होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास dy/dx ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू f ऑफ x और h ऑफ y लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, y वाले फंक्शन को एक तरफ ले आते हैं, तो मतलब dy/hy और f ऑफ x इंटू dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर से हमें वैल्यूज़ यहाँ पर जो है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही करेंगे, y वाले को एक तरफ, बिना y वाले को एक तरफ,
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो log y का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है मेरे पास y टाइम्स ऑफ log y -1 प्लस में c इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 12th क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सा है। यहाँ पर हमें दो डायगोनल्स दिए गए हैं एक पैरेललोग्राम के, और हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि इसका एरिया फाइंड करना है कि एरिया क्या होगा। तो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है जब इसके डायगोनल्स दिए होते हैं पैरेललोग्राम के इन वेक्टर फॉर्म, ये होता है 1/2 a क्रॉस b, या आप कह सकते हैं d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 3i कैप क्रॉस 4j कैप 1/2। ये दोनों स्केलर नंबर्स हैं तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, और i कैप क्रॉस j कैप होता है हमारे पास k कैप, ये हो जाएगा मेरे पास 6 k कैप। इसका क्या आ जाएगा मेरे पास। और एक चीज हमने यहाँ पर क्या गलती कर दी कि यहाँ पर एक मॉड लगा हुआ था, तो इसका मॉड क्या होता है, k का मॉड होता है मेरे पास 1, k कैप का मॉड क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास मॉड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 6 यूनिट्स स्क्वायर, 6 यूनिट्स स्क्वायर इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये बोला हुआ है कि ए कैप और बी कैप हमारे पास क्या है, दो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा और बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। और इस प्रकार से आपको ये बताया है कि जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, और यहाँ पर ए कैप माइनस बी कैप आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए कैप माइनस बी कैप के साथ, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो मतलब ये बराबर होगा हमारे पास ए कैप का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी कैप का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ए कैप बी कैप कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस में 2 टाइम्स कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर से ए कैप माइनस बी कैप इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो मतलब इधर आके ये रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से हम हाफ एंगल के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर से जो हमारे पास कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर से इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर से जैसे ही इसमें से 2 कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है, इस पे लगा हुआ है रूट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2, रूट में से ये वैल्यू आएगी और ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे जो कि अभी हम 13 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास 14 वाला क्वेश्चन है ना वो सैम्पल पेपर में गिवन नहीं है, 13 के बाद सीधा 15 से स्टार्ट है, तो हम भी यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, एंड STCs दिए हैं जो है हमारे पास x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 120, एंड देन ये आपके पास 1 2 3 4 5 इक्वेशंस दिए हैं। तो यहाँ पर से आपको
इस वाले फंक्शन का जो है आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक फिजिबल रीजन मिल जाएगा, तो आप आराम से उन सभी पॉइंट्स को वो इसके अंदर पुट करके जहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू आती है तो वो हमारे पास क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर से सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं, x + 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहाँ पर से x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर 0, y की वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर से 60, और जैसे ही मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 120। ठीक है, ऐसे ही एग्जैक्टली हम किसके लिए कर लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 60 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से अगर मैं x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करना होगा, y की वैल्यू मिलेगी 60, y को जैसे ही 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर x मिलेगा मुझे 60। ऐसे ही तीसरी इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं x - 2y इज इक्वल टू 0। एंड फर्दर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर से 0। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हम y को 0 पुट करते हैं, ठीक है, या यहाँ पर से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो x जो है वो किसके बराबर है, 2y के बराबर है। ठीक है, तो मतलब दोनों में से किसी भी एक को 0 रखोगे तो दूसरे की वैल्यू अपने आप ही 0 आ जाएगी। तो हम दूसरी वैल्यू ऐसे पुट कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं y को जब 1 पुट करूँगा तो मुझे x मिलेगा 2। ठीक है, और अब हमारे पास x > 0 बोला है और y > 0 बोला है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसमें हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस एंड ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले लाइन का जो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो हो जाएंगे 0, 60। तो 0, 60 यानी कि x पे 0, y पे 60, तो कुछ यहाँ पर आएगा 0, 60। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 120, 0, तो 120, 0 कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास कौन सी लाइन, ये हो गया x + 2y इज इक्वल टू 120 के लिए। ठीक है, x + 2y इज इक्वल टू 120, और यहाँ पर इस वाली लाइन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 60, 60, 0, तो 0, 60 हमारे पास कुछ यहाँ पर आएगा, 0, 60 यहीं पे आएगा, और 60, 0 कहीं यहाँ पर आया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60, 0। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये ऊपर जाते हुए। ठीक है, 60, 0, और ये हो गया मेरे पास 0, 60। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास x + y इज इक्वल टू 60। अब x इज इक्वल टू 2y यानी कि 0, 0 पर से ये पास हो रही है, और यहाँ पर से कहाँ पे पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो मतलब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से ये ओरिजिन से जाते हुए एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से, और हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर x इज > 0 बोला हुआ है, तो मतलब ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने सारी लाइन को यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए, एक ये वाला पॉइंट चाहिए, एक ये वाला पॉइंट चाहिए जो ये इंटरसेक्शन कर रहा है। ये वाले जो x = 2y है ये इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर x की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2y है, तो इसको 2y x की जगह पे पुट कर दिया, और 2y इज इक्वल टू 120, x की जगह पे यहाँ पे 2y पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4y। तो y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास कितनी, 30। ठीक है, y की वैल्यू 30 है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिल रही होगी, x की मिल रही होगी हमारे पास 60। ठीक है, तो यहाँ पर x मिल गया मुझे यहाँ पर से 60, यहाँ पर से ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ पर लिख देते हैं हम 60, 30, और ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3y इज इक्वल टू 60, तो मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को यहाँ पर से 20, और यहाँ पर से x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को यहाँ पर से 40, तो 40, 20।
40,20, ठीक है। अब यहाँ पर हम 0,0 सब में से पास करवाते हैं और एक बार हम यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं कि ये ओरिजिन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी इसकी ओरिजिनल इक्वेशन x + 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 120। तो 0 + 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 120, क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू है। 0 जो है हमारे पास 120 से छोटा होता है, ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। तो ये जो हमारे पास ग्राफ होगा इसका कहाँ पर आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ओरिजिन के तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू 120 था, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से इधर आएगा, ठीक है, इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला हमारे पास x + y इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। तो मतलब यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट किया तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, क्या ये ट्रू है? 0 कभी 60 से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो ये फॉल्स कंडीशन है। तो फॉल्स कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ग्राफ है वो कहाँ पे इंडिकेट करता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन इधर होता है, ठीक है। इस वाली लाइन के लिए जो हमारे पास ग्राफ है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। तो मतलब ये इधर इंडिकेट कर रहा है, ये इधर इंडिकेट कर रहा है। अब एक बार यहाँ पर हम किसका टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या 0 से बड़ा और इक्वल होता है? तो ये ट्रू कंडीशन है। तो ट्रू कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो टूवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास कुछ ये वाला रीजन आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये सारे के सारे जो फिजिबल रीजन आएगा वो हमारे पास ये आने वाला है, ठीक है। और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे 60, 30, 40, 20। और ये हो गया हमारे पास कौन सा पॉइंट, ये हो गया हमारे पास ये 60,0, ठीक है, 60,0 और ये 120,0। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए। पहला है हमारे पास 60,30, उसके बाद है हमारे पास, और ये फिजिबल रीजन आया हमारे पास। कौन सा रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। 60,30 हो गया और ये हो गया हमारे पास 40,20, एक 60,30, 40,20, ये हो गया 60,0 और इसके बगल वाला 120,0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारे पास z था, z की वैल्यू थी 5x प्लस में 10y। अब इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पर से जैसे हम x की जगह पे 60 पुट करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं। यहाँ पर हम 5 × 60 प्लस में 10 × 30, सिंपल सा है। ये हो गया मेरे पास 5 6 जा, ये होता है मेरे पास 30 और ये 1 0, ये हो गया मेरे पास 300। तो मतलब ओवरऑल 600 आ रहा है। तो 600 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 5 × 40 प्लस 10 × 20। तो 5 4 जा या 4 5 जा कितना होता है 20, 200 हो गया, ये भी 200 हो गया। तो मतलब यहाँ से 400 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर से हो जाएगा मेरे पास 300 एग्जैक्टली। यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 12 5 जा होता है मेरे पास कितना 60। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 600, ठीक है। अब मैक्सिमम आप देख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट्स पर आ रही है। एक तो हमारे पास 60,30 पे और दूसरी आ रही है मेरे पास 120,0 पर। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 600 आ रही है, ठीक है। तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 600 आ रही है। 600 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। 16 क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि हमारे पास 2 इवेंट्स हैं A एंड B जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको कंडीशन पता होगी इंडिपेंडेंट इवेंट की, कि जब भी आपके पास 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बार कर दूँ दोनों के ऊपर, अगर मैं A बार कर दूँ और B बार कर दूँ तो ये जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार को मैं लिख सकता हूँ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार को लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि लिखा हुआ है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। बस आपको इतना ध्यान रखना था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर से इस कंडीशन से हमने ये वाली कंडीशन डिराइव कर ली, ठीक है, ए बार वाली, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं आपको एक किसी फिजिबल रीजन के, और यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,10, 5,5, 15,15, 0,20, और z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है, वेयर p एंड q बोथ आर पॉजिटिव, कंडीशन ऑन p एंड q सो डैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किन दो पॉइंट्स पे आती है, एक आती है आपकी 15,15 पर, एक आती है आपके पास 0,20 पर। तो आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन p एंड q, रिलेशन बिटवीन p एंड q, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सा पॉइंट पुट कर देते हैं, 15,15, 15,15 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 15p प्लस 15q, और जैसे हम यहाँ पर 0,20 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 प्लस 20q, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने जैसे इसको पुट किया तो हमें ये पता है कि ये दोनों कौन सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं, और ये इन दो पॉइंट्स पर आ रही थी हमारे पास 15,15 पर और 0,20 पर। तो दो पॉइंट्स पर अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और वो दोनों मैक्सिमम वैल्यू सेम है, तो मतलब z भी आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब ऊपर वाले में से जैसे मैं 15 कॉमन लेता हूँ तो p प्लस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 20q, और यहाँ पर से p प्लस क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 4/3, ठीक है। जैसे मैं q को लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे भेजता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास p इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ q, और अगर मैं यहाँ पर से q की वैल्यू बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3p, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन p एंड q। 18 क्वेश्चन हमारे पास दोबारा से उसी चैप्टर का है, एलपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एस टी सीज हैं, एक्स प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y अटेन। तो आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर 3x प्लस 2y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आए। तो यहाँ पर से सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे x और y के। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, x और y की डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं, 0 डालते हैं तो ये मिलेगा 2, ये 0 डालेंगे तो ये मिलेगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ रहा होगा मेरे पास 0,2 एंड 2,0, इस प्रकार से ये हो जाएगा मेरे पास 2,0 और ये हो जाएगा 0,2 पे, ठीक है। ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर x और y क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम ओरिजिन टेस्ट करा लेते हैं इस वाले इक्वेशन में, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 में। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट कराएंगे 0,0 से इसको पास कराएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो क्या ये ट्रू है, तो आपका जवाब होगा हाँ ये ट्रू है, क्योंकि 0 जो है ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर से हमारे पास जो ये ग्राफ का जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। तो मतलब ये ओरिजिन की तरफ इसका जो है असर रहेगा। तो यहाँ पर से हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे मेरे पास 0,0, 0,2, 2,0। अब इन पर देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है। तो कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर z की वैल्यू है 3x प्लस 2y। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास 0,0, 0,2, 2,0, ठीक है। 0,0 पर जैसे ही इसको हम पास करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, 0,2 से पास करते हैं तो ये आ जाएगा 4, 2,0 से पास करते हैं ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसकी 6 आ रही है एट 2,0। तो 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस
फीजिबल रीजन, ये हमारे पास कौन सा रीजन आ रहा होगा, ये हमारे पास एक फीजिबल रीजन आ रहा होगा, दिस इज आवर फीजिबल रीजन। अब यहाँ पर असर्शन रीजन की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 19 और 20 में आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन कौन से हैं, असर्शन रीजन टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स -1/2 इज 2π/3। तो क्या ये सच है? तो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉज इनवर्स -x की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई माइनस कॉज इनवर्स x होता है, ठीक है। और याद रहे ये तभी पॉसिबल है जब आपका x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता हो, ये बिलोंग करना चाहिए आपका -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। अगर ये इसके बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर डोमेन रेंज का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी गलत हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है, ये है आपके पास माइनस का 0.25, तो यस इसका आंसर इसके बीच में लाई कर रहा है। ये जो -1/2 है ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉज इनवर्स -1/2, तो पाई माइनस हो जाएगा कॉज इनवर्स 1/2। तो कॉज इनवर्स 1/2 आपके पास पता होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू होती है कॉज इनवर्स 1/2, ये होती है आपके पास π/3 की। तो यहाँ पर पाई माइनस π/3 जो कि होता है मेरे पास 2π/3, और यही मेरे ख्याल से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो असर्शन जो है वो तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। एक बार रीजन की बात सुन लेते हैं। रीजन यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर बोला हुआ है डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स x इज ऑल रियल नंबर। क्या ये सत्य है? एक बार आप चेक करना, इसकी जो डोमेन होती है कॉज इनवर्स x की, वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास -1 से लेकर +1 तक, ना कि ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऑल रियल नंबर हमारे पास किसकी होती है, ये होती है हमारे पास tan इनवर्स x की और cot इनवर्स x की। ये इन दोनों फंक्शन के जो हमारे पास डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, बट कॉज इनवर्स x की हमारे पास बोला हुआ है कि ये ऑल रियल नंबर है। तो डोमेन जो है कॉज इनवर्स x की वो -1 से 1 होती है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, इसका आंसर ऊपर लिख देते हैं। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आप देख लेना कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, वही आप टिक कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बोला हुआ है 20 क्वेश्चन में असर्शन है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर से हमारे पास ये बोला हुआ है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, एंड उसकी वेक्टर इक्वेशन ये है। आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज दिस। तो यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए जब भी दो पॉइंट से आपका कोई भी अगर आपका लाइन पास कर रहा है तो उसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड करी जाती है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो क्या ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है? तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 3i कैप प्लस 3j कैप, 5 में से 2 गया तो 3j कैप, 6 में से 3 गया तो 3k कैप। अब इन तीनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 मैंने जैसी कॉमन लिया तो वो लैम्डा के साथ यहाँ पर क्लब होके यहाँ पर ये एक स्केलर बन गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खाली क्या दिख रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिख रहा है, और वो लैम्डा के साथ ये क्या हो गया 3 जाके एक दोबारा से एक नया स्केलर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर से अगर मैं ए वेक्टर की बात करूँ तो ए वेक्टर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी वेक्टर है। तो क्या यहाँ पर ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पर बी वेक्टर लिखा हुआ है। तो क्या हमारे पास ये रीजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये वाला जो असर्शन है वो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स रहने वाला है। और रीजन की बात करें तो रीजन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, और यहाँ पर ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आपके पास पोजीशन वेक्टर दी होती है ए की पोजीशन वेक्टर दी है
वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, और उसके पैरेलल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, लैम्डा के साथ यहाँ पर आ जाता है। तो ये एकदम करेक्ट है, जो रीज़न है वो 1 नंबर का करेक्ट है, और असर्शन यहाँ पर फॉल्स है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। तो यहाँ तक हमारे पास सारे के सारे जो MCQs हैं वो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनका एंड हो चुका है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए हैं, जो कि यहाँ पर एक 14 क्वेश्चन इसमें से मिसिंग था, जो कि आपके सेम पेपर में नहीं दिया है। ठीक है, बाकी हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस पूरे की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये है, तो मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो एक्स है वो -1 से 1 तक बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं कॉज इनवर्स माइनस एक्स की बात करूँ, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, जो कि मैं अभी आपको बताया था MCQ में। और कॉज का जो यहाँ पर एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, -1 से +1 तक। एंड फर्दर अगर मैं कॉट इनवर्स, अगर मैं यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात करूँ, ये वैसे यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी आपको काम आ जाए। तो ये होता है मेरे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ पर एक्स जो है वो ऑल रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर से साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू पूछूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। और ऐसे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स √3/2, और प्लस में कॉट इनवर्स tan 4π/3। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉट इनवर्स के अंदर जो हमारे पास tan लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई प्लस π/3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी, माइनस का π/6 आ रही होगी, ये पाई है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये आ रहा है मेरे पास π/6 सॉरी π/6। कॉज इनवर्स के अंदर √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है मेरे पास 30 डिग्री की। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं π/6, और ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो -π/6। प्लस में ये हो गया मेरे पास कॉट इनवर्स tan पाई प्लस थीटा, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये हो जाएगा tan π/3, और tan π/3 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। tan π/3 की वैल्यू होती है कितनी, √3। ठीक है, अब यहाँ पर से ये हो गया मेरे पास -2π/6, प्लस में ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है मेरे पास π/6 की। तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई माइनस π/6। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5π/6। तो ये इसका ओवरऑल आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर से साइन ऑफ x डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो एंगल जो भी है उसी से अगर आप डिवाइड करते हो तो मतलब हमारे पास इस पूरे लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे, और उसको हम कंपेयर कर देंगे के से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHL और यहाँ पर जो RHL है वो दोनों की दोनों वैल्यू सेम आने वाली है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), तो f(x) की वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ 3x डिवाइड बाय x। ठीक है,
3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है, तब साइन x डिवाइड बाय x जो है 1 आता है। तो मतलब ये हो गया मेरे पास 3 इंटू 1, जो कि हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर से 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, क्योंकि यहाँ पर LHL RHL और हमारे पास जो लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, ये सारी तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, तो k की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर से 3। तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको सजा के लिख सकते हैं अपने पेपर में, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मार्क्स बेटर मिलेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा आप स्टेप्स लिखेंगे उतने स्टेप बाय मार्किंग होती है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये थोड़ा सा सिंपल सा रहने वाला है, बट बहुत सारे बच्चों को अगर ये फॉर्मेट नहीं पता होता ना, तो इस क्वेश्चन को वो नहीं कर पाते। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो आपको x है उसकी जगह पे आप साइन थीटा डाल दो, और जो y है उसकी जगह पे साइन फाई डाल दो, या आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, दोनों सेम बात है। तो यहाँ पर से हम इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन पुट इन दिस फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो इस पे जैसे ही पुट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन फाई अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा मेरे पास साइन फाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ करना है कि यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो मतलब साइन फाई प्लस थीटा का आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर फाई प्लस थीटा की आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर से ये मिल जाएगी हमें साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 पे हमारी किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 2 की, और फाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी मेरे पास साइन इनवर्स वाई, और यहाँ पर से कितनी आएगी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आएगी इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहाँ पर से हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ पर से बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स का जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसी होगा, ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर से थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की हमें यहाँ पर से वैल्यू मिल जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो थोड़ा सा सिंपल सा बन जाता है, और अगर आप इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो तो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आप इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा सिंपल सा पड़ेगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन की बात करें तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला हुआ है अ पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ इट्स एब्सिसा। यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई, यहाँ पर इसको कहते हैं हम एब्सिसा, और इसको कहते हैं हम ऑर्डिनेट, और इस पूरे को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाले को कहते हैं एब्सिसा, वाई वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट, और इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला हुआ है अ पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ इट्स एब्सिसा इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, यानी कि एब्सिसा यानी कि एक्स की बात हो रही है। डी एक्स बाय डी टी, रेट का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए, रेट का मतलब होता है कि मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसको जो है डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, वो डिफरेंशियल फॉर्म की बात हो रही है, तो हम डी एक्स बाय डी टी लिखेंगे। तो डी एक्स बाय डी टी जो है हमारे पास 2 यूनिट पर सेकेंड दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले आप बात करें तो यहाँ पर ये बोला हुआ है एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का ये डिस्टेंस अगर हमें ओरिजिन से निकालना है, मान लो ये वाला पॉइंट ए कॉमा बी है, तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी जानते हैं,
x2 माइनस x1 तो a स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो ये b स्क्वायर। ये होता है मेरे पास ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता लग गया, ये होता है मेरे पास अंडर रूट में। और यहाँ पर हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है वो है y और x में, तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें इसका जो है यहाँ पर डिस्टेंस को मैं यहाँ पर कैपिटल डी मान लेता हूँ ना, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म का भी ये स्मॉल डी है और ये भी स्मॉल डी, तो मतलब मिसमैच हो जाएगा, इसको कैपिटल डी मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास। इसका हमें रेट, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एट वॉट रेट, मतलब किस रेट से ये चेंज होगा हमें ये बताना है। और किस पॉइंट पे बताना है, एट 2,4 पर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और यहाँ पर से अगर मैं चेन रूल लगाऊँ यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस में 2x, और dx बाय dt करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आप रेट में चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्लस में 2y dy बाय dt, ठीक है, इस प्रकार से। अब 2 से यार 2 आप काट सकते हैं, तो dd बाय dt इज इक्वल टू 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास x dx बाय dt प्लस में y dy बाय dt, ठीक है। अब हमें dx बाय dt की वैल्यू तो पता है 2 यूनिट पर सेकेंड, बट हमें यहाँ पर dy बाय dt की वैल्यू नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए हम इस वाले कर्व का यहाँ पर मदद लेंगे। तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम रेट में चेंज निकाल देते हैं, तो dy बाय dt इज इक्वल टू 2x dx बाय dt आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर से पुट कर दी जाए तो ये मिल रहा होगा मेरे पास कितना, 4x। तो dy बाय dt मिल गया मुझे 4x, ठीक है, ये 4x मिल गया। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, dd बाय dt इज इक्वल टू 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और x dx बाय dt है, तो मतलब x की वैल्यू हम अभी आगे पुट कर देंगे, 2,4 पुट करनी है। तो यहाँ पर से ये हो गया मेरे पास dx बाय dt की वैल्यू 2, और y की वैल्यू अभी हम पुट कर देंगे आगे, dy बाय dt की वैल्यू है 4x। ये एग्जैक्टली लिख लिया हमने, ये हो गया मेरे पास 2x और ये हो गया 4xy। अब हमें 2,4 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 पुट करना है, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ये कहना सही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 16 जो कि हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 20, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कितना, 1/2√5 हो जाएगा ना। 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे 2 के टेबल से, ये हो गया 10, 2 के टेबल से 5, 5 के टेबल से 1, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया मेरे पास 2 को आप काट भी सकते हैं इस वाले 2 से, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये वाले 2 कट जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 हमारे पास कितना होता है, 18 होता है। 18/√5 रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ये हो गया मेरे पास 18√5 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा रेट चेंज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो 18 इंटू 5√5 की वैल्यू होती है 2.414 और ये डिवाइड बाय में आ जाएगा 5। आई थिंक ये √5 की वैल्यू 2.23, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू 2.23 होती है, 2.23, ये लास्ट डिजिट हम रहने देते हैं 2.23, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। 8.049 आ जाएगा, ठीक है, इतने यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमें बस कुछ भी नहीं करना था, सारी चीज़ें गिवन थी, सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए।
25 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये एक मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन का ये सवाल हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इस वाले इंटीग्रल को। कैसे डिवाइड करेंगे? -1 से 0 तक डिवाइड कर लेते हैं इसको, और 0 से लेकर 2 तक इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इस वाले इंटीग्रल को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया ताकि हमें एक नेगेटिव रीजन मिल जाए, एक पॉजिटिव रीजन मिल जाए। तो पॉजिटिव रीजन में हमारे को पता है कि मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव एक्स होती है। और ये अगर नेगेटिव में ओपन हो रहा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव एक्स होगी। -1 से लेकर 0 तक यहाँ पर नेगेटिव एक्स हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा dx प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 से लेकर 2 तक, और ये हो जाएगा x डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पर से वैल्यू आएगी -1, और इंटीग्रेशन करना होगा -1 से लेकर 0 तक, और ये हो जाएगा मेरे पास dx का इंटीग्रेशन। यहाँ पर से हो जाएगा मेरे पास dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा मेरे पास dx का इंटीग्रेशन x होता है -1 से 0 तक, और ये हो जाएगा मेरे पास x 0 से 2 तक। ठीक है, पुट कर देते हैं, या एक नेगेटिव निशान के साथ हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं कि इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 से 0 तक, 0 से लेकर -1 तक, और ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। तो ये हो गया -1 -0, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2 -0। तो ये हो जाएगा ओवरऑल मेरे पास 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर से -1 आ रहा है और यहाँ से 2 आ रहा है, तो इन दोनों को क्लब करके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 1 इसका जो है राइट आंसर रहेगा। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और यहाँ तक हमारा सेक्शन बी एंड हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, और हो सके तो सेक्शन डी को भी निपटा देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को जैसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे सैम्पल पेपर की PDF प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आपको कुछ भी प्रकार का अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर लीव अ कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर से आप बता सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।